एक दफ़ा किसी गांव की एक बुढ़िया किसी ज़रूरत से शहर जा रही थी। रास्ते में उसे दो चालबाज ठग मिल गए। ठगों को पता चल गया कि बुढ़िया मालदार आसामी है। वो इसके पीछे लग गए और इससे माल हथियाने की तरकीबें सोचने लगे। उधर बुढ़िया ने भी तो धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे। वो उन ठगों से खबरदार होकर अपने रास्ते पर चलती गई। तेज तेज कदम उठाकर दोनों ठग जल्दी ही बुढ़िया से जा मिले और बड़े अदब से सलाम करते हुए पूछने लगे, नानी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, जीते रहो बेटा, यहीं शहर तक जा रही हूँ। दोनों ठगों ने कहा, हम भी शहर जा रहे हैं, अच्छा हुआ कि आप मिल गईं। चलिए बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। एक ठग ने पूछा, बड़ी अम्मा आपको शहर में कोई काम है क्या? बुढ़िया ने कहा, बेटी की शादी जो करनी है, दिन रात फिक्र लगी रहती है। महंगाई के जमाने में खर्च ही पूरे नहीं होते। तो एक जेवर रखे हुए थे, सोचा कि उन्हें बेचकर कुछ खर्च पूरे किए जाएं। एक ठग ने जवाब दिया, क्यों नहीं, जेवर तो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि आड़े वक्त काम आए। दूसरे ठग ने कहा, अच्छा नानी अम्मा कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ताकि सफर कट जाए। बुढ़िया ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे कोई अच्छी कहानी याद नहीं आ रही, पहले तुम शुरू करो। इतने में मुझे भी कोई कहानी याद आ जाएगी तो मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी। पहले ठग ने कहा, नानी अम्मा जग बीती कहानियां तो सुनते सुनते जी भर गया है। इस वक्त मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूँ, लेकिन अगर आपने इस वाकया को झूठ समझा तो आपको अपना एक जेवर हमें देना पड़ेगा। बुढ़िया जो कि पहले ही खबरदार हो चुकी थी, ये सुनकर ठगों की नीयत को और भी अच्छी तरह से भांप गई। सोचने लगी कि मक्कार ख्वाह कितनी ही शराफत क्यों ना दिखाएं, उनसे गाफिल ना रहना चाहिए। फिर जरा होशियार होकर बोली, हाँ बेटा, अगर वाकया सच्चा हुआ तो मैं उसे झूठ क्यों समझूंगी। खैर मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, तुम अपनी कहानी शुरू करो, किसी तरह रास्ता तो कटे। ठग आप बीती सुनाने लगा। मेरे बचपन का वाकया है कि इसी तरह मैं एक गली में जा रहा था। रास्ते में लकड़ी की एक गेंद पड़ी मिल गई। यूं ही मैंने उसे ठोकर मारी, जादू की वो गेंद फट गई और एक जिन इसमें से निकलकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। वो ऊंचे ही ऊंचे उड़ता जा रहा था। मैं टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। फिर यकायक वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। आसमान से निगाह हटाकर मैंने जमीन पर पड़ी गेंद की तरफ देखा तो वही जिन फटी हुई गेंद के पास खड़ा था। यूं ही मैंने जिन की तरफ देखा, वो आंखों के रास्ते मेरे जिस्म में समाने लगा। जिन का मेरे जिस्म में समाना था कि मैं भी अपने अंदर उड़ने की ताकत महसूस करने लगा और कुछ ही देर बाद मैं खुद भी आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते मेरी मुठभेड़ एक उकाब से हो गई। उकाब ने एक ही झपटे में मेरी दोनों आंखें निकाल ली और चोंचे मार मार कर मुझे एक समंदर में गिरा दिया। अभी ठग ये कहानी सुना रहा था कि कहानी के असर का अंदाजा लगाने के लिए ठग ने पूछा, क्यों नानी अम्मा, मैं झूठ तो नहीं बक रहा? बुढ़िया ने कहा, मुझे यकीन है बेटा, तुम भला झूठ क्यों बोलने लगे? जिंदगी में इंसान को ऐसे ही वाकयात से गुजरना पड़ता है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हाँ, आगे कहो कि समंदर में से तुम जिंदा कैसे बच निकले? ठग ने अपनी कहानी फिर शुरू करते हुए कहा, जैसे ही मैं समंदर में गिरा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा कद बढ़ने लगा है। एहसास की ये मंजिल अभी शुरू ही हुई थी कि एक बहुत बड़ी मछली अपना खौफनाक मुंह खोले मेरी तरफ बढ़ने लगी और दूसरे ही लम्हे इसने मुझे निगल लिया। इत्तफाक से जल्द ही वो मछली एक माहीगीर के जाल में जा फंसी। माहीगीर इतनी बड़ी मछली पाकर बहुत खुश हुआ। उसी दिन शहर के कोतवाल के यहाँ एक शानदार दावत का इंतजाम किया जा रहा था और इसी दावत के लिए मछली फराहम करने का काम उसी माहीगीर को सौंपा गया था। माहीगीर ने इस मछली को जिंदा ही अपने रेड़े पर लादा और कोतवाल के यहाँ पहुंच गया। इस कदर उम्दा और बड़ी मछली देखकर कोतवाल ने माहीगीर को ढेरों इनाम दिया और इसी वक्त बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली को अच्छी तरह साफ करके ऐसा लजीज पकाया जाए कि मेहमान मुद्दतों इस दावत का मजा याद रखें। मछली की सफाई के लिए बावर्ची अभी अपने औजार ही संभाल रहा था कि लपक कर मछली ने बावर्ची को पकड़ लिया और दूसरे ही लम्हे उसे जिंदा निकल गई। बावर्ची के मुआवनों ने शोर मचाया तो साहब बहादुर मौके पर आ पहुंचे। साहिब ने फौरन एक जर्राह को बुलाकर सारी हकीकत बयान करते हुए कहा कि मछली का पेट आहिस्ता आहिस्ता इस एहतियात से चाक किया जाए कि बावर्ची सही सलामत बाहर निकल आए। जब मछली का पेट चाक किया गया तो बावर्ची के साथ मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। अचंभे की बात तो ये थी कि मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थीं।
अब तो मैं भी दावत के इंतजाम की सारी चहल पहल अपनी आंखों से देख रहा था। बावर्ची के साथ मुझे भी देखकर लोग बहुत हैरान हुए कि मछली के पेट में जाकर बावर्ची 1 से 2 कैसे हो गया। मेरी आप बीती सुनकर साहब मुझ पर बड़े मेहरबान हो गए। उन्होंने पहनने के लिए मुझे खूब अच्छे अच्छे कपड़े दिए और इस दावत में भी शरीक होने को कहा। उसी दिन से शहर का कोतवाल ना सिर्फ मुझे अच्छी तरह से जानने लगा बल्कि मेरी इज्जत भी करता है। ठग की आप बीती सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेनियाजी से कहा, बेटा तुम तो बड़े बहादुर निकले, मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। ये सुनकर ठगों ने सर पीट लिया। उन्होंने समझा था कि बुढ़िया इस वाक़े को झूठ समझेगी और वो उसका जेवर हथिया लेंगे। तीर निशाने पर ना बैठते देखकर दोनों बड़े परेशान हुए, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोले, नानी अम्मा अब आप भी कोई ऐसी आप बीती सुनाइए जो सच्ची होने के साथ साथ जरा दिलचस्प भी हो। बुढ़िया ने कहा, सच का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो अब बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी आकबत क्यों खराब करूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं भी तुमसे 100 रुपए वसूल कर लूंगी। इसी उम्मीद पर कि बुढ़िया की कहानी सुनने के बाद एक बार फिर उन्हें बुढ़िया को फांसने का मौका मिल जाएगा, ठगों ने एक जबान होकर कहा, हाँ हमें मंजूर है नानी अम्मा। बुढ़िया ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी की तो इसके जहेज में बैलों की एक जोड़ी भी मुझे दी। बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। दूर दूर के गांव से लोग उन बैलों को देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि बाहर खेतों ही में काम करते करते वो दोनों बैल एक दूसरे से भिड़ गए। एक ने दूसरे बैल के माथे पर ऐसा सींग मारा कि खासा गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज करवाया मगर जख्म ऐसा था कि भरने में ना आता था। एक दिन न जाने कहां से एक बनोला जख्म में जा घुसा। बहुत कोशिश की मगर नहीं निकला। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। बढ़ते बढ़ते जब वो खासा बड़ा हो गया तो इसमें ऐसी उम्दा कपास के डोडे लगे कि तुम्हें क्या ही बताऊं। हमने कपास जमा करना शुरू कर दी। इस तरह से हमारे पास काफी कपास जमा हो गई। अब तो इस अनोखे बैल की चर्चा और भी दूर दूर तक होने लगी और रोजाना इस बैल को देखने वालों का तांता लगने लगा। हमने बैल को अपनी हवेली में बांध दिया और इस अजूबे को देखने के लिए बैल दर्शन के चंदा के तौर पर 4 आने फी कस पैसे लगा दिए। सच पूछो तो इस बैल की बदौलत हमारे दिन फिर गए। बैल दर्शन चंदे के जरिए जब हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई तो हमने कई औरतें रुई बेलने पर लगाईं। एक तरफ धुनिये रुई धुन रहे थे, दूसरी तरफ कई औरतें चरखों पर सूत काट रही थीं। इसी तरह कई जुलाहे हमारी ही सूत का कपड़ा तैयार करने पर मुकर्रर थे, जिन्होंने बुन बुन कर कपड़ों के अंबार लगा दिए। उन कपड़ों में खेस खास कर बहुत ही अच्छे बुने थे। एक दिन जब कपड़े का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि 2 खेस चोरी हो गए हैं। बहुत तलाश किए गए मगर आज तक उन खेसों का पता ना चल सका था। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए तो अब पता चल गया है कि चोरी होने वाले यही वो खेस हैं जो तुम दोनों ने ओढ़ रखे हैं। शराफत का तकाजा यही है कि मेहरबानी करके ये खेस मुझे फौरन वापस कर दो। बुढ़िया की ये बात सुनकर दोनों ठग बड़े परेशान हुए। शर्त हारने के डर से दोनों ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के अपने अपने खेस बुढ़िया के हवाले कर दिए। बुढ़िया ने दोनों खेस संभाले और कहानी को जारी रखते हुए कहा, तो हाँ बेटे, इसी कपास से एक जुलाहे ने ऐसी मलमल भी तैयार की थी जिसे पगड़ियां बनाने के लिए लोग हाथों हाथ खरीद कर ले जाने लगे। लेकिन देखा तो यहां भी मलमल का एक थान चोरी हो गया। बहुत ही तलाश किया मगर इसका भी कुछ पता ना लगा। लेकिन अब मैं देख रही हूं कि ये पगड़ियां जो तुम दोनों ने बांध रखी हैं यकीनन मलमल के इसी चोरी हो जाने वाले थान की हैं। पांसा पलटता देखकर ठग बहुत पछताए कि अब तो लेने के देने पड़ गए। अगर वो पगड़ियां बुढ़िया के हवाले नहीं करते तो शर्त के मुताबिक दोनों को 100 रुपए देने पड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने खैरियत इसी में समझी कि पगड़ियां भी बुढ़िया के हवाले कर दें। अब वो शहर के नजदीक पहुंच गए थे, ये सोचकर कि अगर बुढ़िया ने अपनी कहानी जारी रखी तो कहीं उनके कुर्ते और धोतियां भी ना उतरवा ले। एक ठग ने बात पलटते हुए कहा, नानी अम्मा, आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प मालूम होती है, लेकिन हमें भूख बहुत लग रही है। खाने के लिए कुछ लाई हो तो हमें भी दे दो। बुढ़िया ने कहा, बस अब तो शहर आया ही समझो, मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से किसी जगह बैठकर खाना भी खाएंगे। ठग दिल ही दिल में बहुत खुश हुए और सोचा
कि अच्छा बुढ़िया, तुम जरा अपने जेवर तो बेच लो, फिर कोई दाव चलाएंगे। आखिर जाएगी कहाँ ये हमसे बचकर। कुछ ही देर में वो तीनों शहर पहुंच गए। जब वो सुनार की दुकान के करीब पहुंचे तो बुढ़िया ने ठगों के सामने अपने जेवर उतारे और बोली, बेटा ये रही सुनार की दुकान, तुम जरा यहीं ठहरो, मैं ये जेवर बेचकर अभी आती हूँ। ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और बुढ़िया अंदर चली गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा? बुढ़िया ने कहा, मैं अपने 2 नौकरों को बेचना चाहती हूँ, वही दोनों जो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप खरीद लीजिए। सुनार ने पूछा, लेकिन आप इन दोनों के कितने पैसे लेंगी? बुढ़िया ने जवाब दिया, सिर्फ 500 रुपये। सुनार ने कहा, 500 रुपये तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम कीजिए तो बात बन सकती है। मामला 400 रुपये में तय होने वाला देखकर बुढ़िया दिखावे के लिए सोच में पड़ गई और सुनार से कहने लगी, जरा रुकिए, मैं नौकरों से भी तो पूछ लूं कि वो दोनों अलग अलग जगह पर बिकना चाहते हैं या दोनों को यहीं बेच दूं। ये कहकर बुढ़िया ने जरा ऊंची आवाज से पूछा, हाँ बेटो, जरा ये तो बताओ कि एक एक करके बेचूं या दोनों को एक ही जगह फरोख्त कर दूं। ठगों ने समझा कि बुढ़िया जेवरों के बारे में पूछ रही है। वहीं बैठे बैठे दोनों ने जवाब दिया, नानी अम्मा, दोनों को एक ही जगह यहीं पर बेच दीजिए, अलग अलग जगहों पर बेचने की जरूरत नहीं। यह सुनकर सुनार को भी तसल्ली हो गई कि सौदा नौकरों की रजामंदी से ही तय हो रहा है। इसने खुशी खुशी 400 रुपये बुढ़िया को थमा दिए। दोनों ठगों के दाम खरे करके बुढ़िया दुकान से बाहर निकलने लगी तो ठगों ने फिर से कहा, नानी अम्मा, भूख तो पहले से ही लग रही थी, खाने के साथ साथ अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुंह मीठा करा दीजिए अब। बुढ़िया ने जवाब दिया, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें खाना भी पेश किया जाएगा और मिठाई भी, तुम यहीं ठहरो। बुढ़िया जब जाने लगी तो एक ठग ने पीछे से फिर आवाज दी, बड़ी अम्मा मिठाई जरा ज्यादा लाना। बुढ़िया ने कहा, तुम फिक्र मत करो। यही कहते कहते बुढ़िया आंखों से ओझल हो गई और ठग मिठाई के इंतजार में वहीं बैठे गप हाँकते रहे। सुनार ने जब देखा कि कैसे नौकर हैं ये, बाहर बैठे बातें किए जा रहे हैं, सुनार ने उन्हें अंदर बुलाकर डांटना शुरू किया। दोनों ठग थोड़ी देर तो चूं चुरां किए बगैर सुनार की डांट डपट सुनते रहे, लेकिन जब मामला समझ में आया तो बहुत सटपटाए। जिंदगी में गालिबन ये पहला मौका था जब उन दोनों ठगों ने भी महसूस किया कि वाकई कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है।